पहले बच्चों वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड जानते हो? वैलेंस बैंड क्या होता है? बताया था ना लास्ट क्लास में, बताओ। बता तो लिखो, द आउटर मोस्ट शेल, outermost shell of atom which has last electron in it, या फिर एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन ऐसे बोल सकते हैं, बट ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन इट। मतलब सिंपल सी बात है, देखो आउटर मोस्ट शेल एग्जैक्टली अगर मैं बोल दूं तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो एटम में आउट शेल तो एक इमेजनरी चीज है, और वो तो खूब सारी हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ी है। जैसे हाइड्रोजन एटम है, आप उसमें बोलते हो एक ही शेल है, एक ही शेल थोड़ी है, एक शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन पॉसिबल तो बहुत सारे हैं ना। तभी तो आप लोग उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाते हो, तब सारे शेल के नाम लिखते हो, लाइमन, पाशन, बामर, ब्रैकेट, फॉन्ड, हम्फ्री, सब लिखते हो ना ये सब, इसलिए तो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो वैलेंस बैंड क्या है बच्चों? कोई भी एटम है, न्यूक्लियस, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, याद है ना? फिर इसमें कुछ भी हो सकता है मान लेते हैं, तो बेटा जो आउटर मोस्ट शेल है ये मेरा क्या होगा? वैलेंस बैंड। इसके बाद भी पॉसिबल है कि शेल हो, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं। ठीक है, तो पॉसिबल है। क्लियर, समझ आया? वैलेंस बैंड दैट इज आउटर मोस्ट शेल। इसके बाद नेक्स्ट लिखो कंडक्शन बैंड। तुम्हारी इच्छा बना लो, समझ में तो आई गया। कंडक्शन बैंड, अच्छा इसको बैंड बोलना ही जरूरी है या फिर और भी कुछ बोल सकते हैं? वैलेंस शेल और वैलेंस एनर्जी शेल, ठीक है ना, एनर्जी शेल होता है। अगला लिखते हैं कंडक्शन बैंड। क्या होता है बच्चों कंडक्शन बैंड? इट इज एन इमेजनरी, इट इज एन इमेजनरी एनर्जी लेवल it is an imaginary energy level which is assumed that if electron present then atom can conduct, फिलहाल हम करंट की बात करें तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डन। अब अपन चलते हैं कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्शन? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अच्छा वैलेंस बैंड इसी कंडक्शन बैंड इसी के ऊपर ऐसे बनाकर दिखा सकते हो। ठीक है, इसी के ऊपर एक इमेजनरी जो मैंने डॉटेड बनाया था ना, इसी को नाम दे दो कंडक्शन बैंड। एक इमेजनरी जगह मान ली अपन ने, जहां पर अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो उसे अपन क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। मतलब वो कंडक्ट कर सकता है। अब देखो मैं दोनों शेल को ना जूम करके बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो जूम करके बनाएंगे कुछ ऐसा ही दिखेगा। ये तो है मेरा वैलेंस बैंड, ये है मेरा वैलेंस बैंड, और बच्चों ऊपर मैंने मान लिया इसके कहीं ना कहीं है कंडक्शन बैंड। तो जो भी अपन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर डिफाइन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, सिर्फ इनके बेसिस पे डिफाइन करते हैं। अब मैं इनकी डेफिनेशंस नहीं लिखवा रहा हूँ, ये डेफिनेशंस आप लोग पढ़ोगे बुक से। ठीक है, मैं सिर्फ एक बेसिक पॉइंट से आप लोगों को समझा देता हूँ। जो कंडक्टर होता है बच्चों, उसमें क्या होता है? ये पहले से ही वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होते हैं, ये ऐसे ओवरलैप्ड है। ठीक है, अगर ये ओवरलैप है तो क्या इलेक्ट्रॉन
वैलेंस बैंड में तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्या कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है, और अगर वो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है तो क्या वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा? बिल्कुल करेगा, इसलिए ये हमेशा और हमेशा कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और इसलिए इनको अपन लोग क्या बोल देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट हो तो। आई बात समझ में? इजी। नेक्स्ट पे चलें। इंसुलेटर किसे कहते हैं? तो इसमें लिख लोगे ओवरलैप्ड, ओवरलैप्ड, ठीक है। और अभी 1 मिनट ये बनाना मत, मैं दूंगा टाइम तब बनाना। इंसुलेटर ये क्या होता है बच्चों? अगर यही कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी गैप, मतलब एनर्जी गैप ध्यान है ना, डिस्टेंस की बात करते थे, ये अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो कितना? बहुत ज़्यादा तो बोल दिया मैंने, साइंस को तो वर्ड चाहिए। कितना? ऑलमोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी गैप गैप ऑलमोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इंसुलेटर। बोलो बात समझ आई हाँ कि ना? इजी। तीसरी बात, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी गैप तो होता है, पर ये ऑलमोस्ट लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकता हूँ। और अगर मैं बात करूँ प्रॉपर सिलिकॉन की तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। इतना एनर्जी गैप होता है। लेकिन ये तीनों एनर्जी गैप बच्चों जो हमने चेक किए ना, तीनों एनर्जी गैप, ये हम लोगों ने चेक किया था एक फिक्स टेम्परेचर ओके पर, याद है ना? 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0। तो हमने यहाँ पर चेक किया था। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो ये रूम टेम्परेचर पर जब तक आएगा, कुछ कम हो सकता है, मान लो कितना कम हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम कर ले, 2 कम कर ले, तो भी गैप रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मतलब ये कंडक्टर नहीं बनने वाला। लेकिन अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कवर कर ली, मतलब गैप बैलेंस बैंड की साइज बढ़ गई, देन क्या होगा? ये ओवरलैप कर जाएंगे, पार्शियली ओवरलैप कर जाएंगे, थोड़ा सा ओवरलैप कर जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा? ये एज अ कंडक्टर काम करेगा। तो मतलब ये टेम्परेचर बढ़ने पर अच्छे कंडक्टर बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वैलेंस बैंड की साइज बढ़ रही है, और वो क्या कर रहा है? कंडक्शन बैंड को ओवरलैप कर रहा है। बोलो बात समझ आई कि नहीं? और बेटा जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, तो मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये गुड कंडक्टर्स होते जा रहे हैं। तो इन दिस केस क्या मैं बोल सकता हूँ? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बोलो बात समझ आई कि नहीं? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है बैलेंस बैंड बढ़ रहा है, बैलेंस बैंड के बढ़ने से कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में ओवरलैपिंग हो रही है, और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा कंडक्टर बनेगा, है ना? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था कंडक्टर अच्छा हो रहा था, मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा था। आई बात समझ में? लेकिन कंडक्टर के साथ भी यही था क्या? कंडक्टर के साथ भी ये था क्या? तो कंडक्टर के साथ क्या था? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे एटम्स का वाइब्रेशन बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में टक्कर, याद है ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो वहां पर क्या हो रहा था? टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। वहां पर ग्राफ जो बनाया था स्ट्रेट लाइन गई थी, यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा सी। ठीक है, बोलो बात समझ आई? सर हाँ गुड़िया। सर ये नीचे वाले में भी एक लेवल का लेवल पाने के बाद दोबारा मतलब इन्वर्सली होता है रिटर्न। मतलब बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही नहीं, इन्वर्सली नहीं, डायरेक्टली। मतलब एक मान लो कि तुम इसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर वापस से रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा टेम्परेचर के साथ साथ। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अपन बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं अभी, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा, 2 डिग्री पे क्या हुआ, 3 डिग्री पे क्या हुआ, ऐसा। ठीक है, यस सर। बहुत ज़्यादा यस। टेम्परेचर डिफरेंस पे नहीं देख रहे अपन। क्लियर हुई बात? समझ आया? चलो तो अब अपना चैप्टर स्टार्ट होगा सेमीकंडक्टर से। तो ये बिल्कुल बनाओ, 0 केल्विन डायग्राम बनाओ, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, थ्योरी आप लोग लिखोगे इसकी पूरी।
मैं चाह रहा हूँ चैप्टर थोड़ा सा आज तेज तेज पढ़ा देता हूँ। एक क्लास खराब हो गई थी ना अपने बीच में, 5 तारीख वाली। लेंदी चैप्टर भी है। लिख लिया? चलो, इसके बाद बच्चों लिखते हैं सेमीकंडक्टर को, थोड़ा डिटेल में जानते हैं सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं इसको फिर से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखवाने वाला हूँ। सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे। लिख लिया था ना सबने? सेमीकंडक्टर ये बच्चों 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक, हाँ, एक्सट्रेंसिक। स्पेलिंग एक बार देख लेना, इसमें मिस्टेक हो सकती है। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, मैं स्पेलिंग एक बार करेक्ट करवा दूंगा आप लोगों को अगर होगा तो ये 2 टाइप के होते हैं, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। नाम से कैसे समझ में आए क्या होगा, कहानी क्या होगी? देखो इसको नाम की कहानी समझते हैं। लिख लेना, रेस मत लगाओ, लिख लेना। ठीक है, देखो इंट्रेंसिक से तो आपको क्लियर नहीं होगा नाम से, एक्सट्रेंसिक पहले समझ लेते हैं। एक्सट्रेंसिक ऐसा कुछ लग रहा है एक्सटर्नल एक्सटर्नल सा, तो देखो अगर एक्सटर्नल चीजें मिला दी जाए सेमीकंडक्टर में तो एक्सट्रेंसिक, और अगर वो प्योर हो तो इंट्रेंसिक। बोलो आप समझ में आ जाएगा? एक्सट्रेंसिक मतलब एक्सटर्नल चीजें मिलाई गई होगी, इंट्रेंसिक मतलब प्योर होगा। तो मैं इंट्रेंसिक में डायरेक्ट नाम क्या लिख देता हूँ, प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसकी बात मैं अभी 2 मिनट बात करूंगा, प्योर सेमीकंडक्टर। फिर ये कंडक्ट करता कैसे है? ड्यू टू डिफेक्ट। डिफेक्ट, अब ये डिफेक्ट क्या है? तो ये पहले अगर मैं बोलता तो आप लोग समझ लेते, लेकिन अब आपका चैप्टर हट चुका है सॉलिड स्टेट्स, तो ये वहाँ पढ़ते थे आप लोग मेटल डिफेक्ट, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में होता था। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चीज़ होती है। देखो जो सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा एक वेल अरेंजमेंट की फॉर्म में होता है, बिल्कुल वेल अरेंज्ड होता है। लाइक जैसे मान लो ये एक एटम है, फिर ये दूसरा एटम है, यहाँ पर तीसरा एटम है, ये फोर्थ एटम, फिफ्थ एटम, सिक्स्थ एटम, सेवन्थ एटम, एट्थ एटम, और ये सबसे एक फिक्स डिस्टेंस पर इस तरीके से होता है, और ये कंटिन्यूस स्ट्रक्चर इस तरीके का बनता है। ठीक है, कंटिन्यूस इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक आपको समझाने के लिए एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। लेट दिस इज Na, तो मैं प्लस लिख दूँ, सोडियम, तो ये क्या होगा, क्लोराइड। NaCl बना रहा हूँ मैं, तो माइनस। फिर ये क्या होगा, प्लस, तो ये क्या होगा, माइनस। सेम ये क्या होगा, प्लस, तो ये हो गया माइनस, प्लस, माइनस। बोलो बात समझ आई? इस तरीके से एटम्स होते हैं आयंस के फॉर्म में। क्या हुआ बेटा? नहीं बेटा, ये 3 से जुड़े हुए नहीं है,
जुड़ा हुआ एट ए टाइम एक से ही है, लेकिन इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ एक से ही है, आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर प्रॉपर बात करो ना तो तुम्हें ये पता है कि NaCl एक बॉन्ड बनाता है, बट रियलिटी में जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो मेटेलिक बॉन्ड के फॉर्म में होते हैं Na+Cl-, ऐसे करके एक फिक्स जगह पर पोजीशन बना लेते हैं लोग, जहाँ से मूव नहीं करते, इसलिए तो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, टफ होते हैं, जल्दी लिक्विड में देखो तुरंत शेप चेंज कर लेगा, ये शेप चेंज नहीं करते सॉलिड जल्दी, इसी रीजन की वजह से नहीं करते क्योंकि उसके एटम एक फिक्स जगह पर रिजिडिटी बना लेते हैं, फिक्स जगह पर प्रेजेंट होते हैं, इसी को बोलते हैं लैटिस, पढ़ा है ना लैटिस एनर्जी, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। चलो, तो बेटा इसी के अराउंड बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, बहुत बड़े सारे क्यूब स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनने के बीच में ना कहीं एक छोटा सा डिफेक्ट आ जाता है, लाइक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, लेट अस सपोज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया और उसकी जगह खाली जगह बन गई, ठीक है, ऐसा कहीं आगे जाकर भी पॉसिबल है, तो जो खाली जगह बन जाती है इसे कहते हैं वॉइड, वॉइड, ठीक। अब मान लो यहाँ पर कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा यहाँ पर कहीं पर, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो, इसके पॉजिटिव चार्ज इधर 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 और इधर भी हो रहा होगा, ये सारे पॉजिटिव चार्ज क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो उधर से एक इलेक्ट्रॉन खींच के इधर ले आएंगे, इधर तो इलेक्ट्रॉन बन गया, इधर वॉइड क्रिएट हो गया, फिर ये क्या करेगा, अपने आगे वाले से इलेक्ट्रॉन खींच के ले आएगा, फिर वो उसके आगे वाले से खींच के ले आएगा, क्या इलेक्ट्रॉन की ट्रेवलिंग हो गई, और अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रेवलिंग हो गई उसी को तो करंट फ्लो करना कहते हो आप, कहानी समझ आई कैसे हुआ, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, फिर उसके बाद ऐसी सेम स्ट्रक्चर के बाद यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इसको खींच के इधर ले आया ये वाला वॉइड, तो यहाँ पर बन गया नेगेटिव चार्ज वॉइड, फिर ये वॉइड इस इलेक्ट्रॉन को खींच के ले आया, फिर इधर वॉइड बना, वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच के ले आया, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया, तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज करंट कहलाता है, ठीक है। तो क्या ये करंट फ्लो कर पा रहा है, बिल्कुल कर पा रहा है, बोलो ये वॉइड डिफेक्ट समझ आया, क्लियर हुआ डिफेक्ट, और इसी डिफेक्ट की वजह से ये भी चलता है, तो पहले तो एक बार ये नोट करो, मैं इसका डिफेक्ट का बता ही दूंगा आपको, क्योंकि बेटा ये अपन ने कंडक्टर बनाया, इसको सेल थोड़ी बनाया है कि इसको इलेक्ट्रॉन देना है, अगर मैंने कंडक्टर बनाया तो उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भी तो दूंगा, समझ गए, लास्ट वाले के पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, उसमें कुछ और करेंगे, अभी फिलहाल इंट्रिंसिक कर रहा हूँ मैं, ये जो भी कर रहा है वो खुद अपना एटम खुद के साथ कर रहा है, कुछ भी नया हम नहीं ला के दे रहे, ये मैंने डिफेक्ट बताया आपको, एक सेकंड रुकी जाओ तो फिर मैं वो बता ही देता हूँ, लाइक जर्मेनियम है, मान लेते हैं जर्मेनियम, Ge, जर्मेनियम होता है ना, या गैलियम होता है, ठीक है, तो बेटा इसकी आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्डिंग करता है ये, मुझे याद नहीं है, बताओ, हाँ, क्या मेरी स्केल उस क्लासरूम में रह, नाइट्रोजन फैमिली में आता है, हाँ बिल्कुल, रुक जाओ एक सेकंड, नाइट्रोजन फैमिली में आता है, कुछ तो मेरे पास, हाँ कार्बन फैमिली में आता है, कितनी बॉन्डिंग करेगा, 4 बॉन्डिंग करेगा, कैसे, अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, बना के बताओ, गैलियम गैलियम से ही बॉन्डिंग कर रहा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, सॉरी जर्मेनियम, जर्मेनियम जर्मेनियम से ही बॉन्डिंग कर रहा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाए, बना ही देता हूँ, रहने दो, मैं केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ाता हूँ, नालायक हो बिल्कुल, जर्मेनियम, यहाँ पर भी जर्मेनियम, कैसा बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने पार्टिसिपेशन में दिया है, किसने दिया, सेम ऐसे ही ऊपर वाला भी करेगा, इधर भी जर्मेनियम प्रेजेंट होगा, इधर भी होगा, बोलो बात समझ आई, सेम इसके साथ भी यही होगा, और ऐसे करके एक बहुत लंबा स्ट्रक्चर बन जाएगा, सबके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, सब स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर गलती से यही वाला डिफेक्ट इधर क्रिएट हो गया, देखो वॉइड बन गया, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, वॉइड बन गया, अब ये वॉइड क्या करेगा, आगे वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन से खींच लेगा, मेरे को दो इलेक्ट्रॉन,
ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसमें वॉइड बन जाएगा, फिर वो उसके अगले से खींच लेगा, फिर वो उसके अगले से खींचेगा। तो अगर अपन ध्यान दें तो कंटिन्यूस यही काम होगा यहाँ पर। और क्या ये करंट फ्लो करवा पाएगा? क्यों करवा पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक डिफेक्ट जनरेट हुआ था, जिस डिफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा था। अब बताओ, इसको थ्योरी की फॉर्म में लिख सकते हो आप लोग? ड्यू टू वॉइड ऐसा होता है, इस तरीके से मोशन होता है, हाँ या ना? तो ये स्ट्रक्चर बनाओ, ये बनाओ, ये समझने के लिए साइड में बनाना चाहो तो बना लेना। और टाइम ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा, एक्सटेंसिव भी बता ही देता हूँ, ठीक है? देखो इंट्रेंसिक के साथ प्रॉब्लम ये है बेटा कि ये लगभग, पता है आपको, जो वॉइड क्रिएट हो रहा है, डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, लगभग 10 करोड़ रेशो 1 होता है। देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पड़ोस में बन गया, पड़ोस में बन गया, 10 करोड़ एटम में कहीं एक मिलेगा मुझे। तो क्या ये बहुत अच्छा रहेगा कंडक्ट करवाने के लिए? नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक है? तो इस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, जानबूझकर वॉइड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब जानबूझकर वॉइड कैसे क्रिएट करें? हो सकता है वॉइड क्रिएट करें, हो सकता है इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट जब मिलाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा डोपिंग। डोपिंग, इसमें क्या कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल एलिमेंट की मिक्सिंग करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, जब भी एक्सटर्नल एलिमेंट मिक्स करो, जब भी मिक्स करो, तो वो एलिमेंट इसके एटॉमिक साइज के आसपास का ही हो। ऐसा ना हो कि एक तो छोटा सा एटम ले लिया और एक बहुत बड़ा एटम ले लिया, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो लगभग एटॉमिक साइज आसपास की होनी चाहिए। और ये सेमीकंडक्टर होता है, इसके पास का सेमीकंडक्टर, अच्छा अब दो तरह की मिक्सिंग भी कर सकते हैं। डोपिंग वर्ड समझ आया क्या होता है? एक्सटर्नल एलिमेंट को मिलाना इज नोन एज डोपिंग, ठीक है? लेकिन डोपिंग भी दो तरह की हो सकती है। कैसे हो सकता है? मैं ऐसे एलिमेंट की डोपिंग करूं जिसके पास पहले से ही 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है? तो क्या होगा, 4 इसके पास है, उसके पास एक एक्स्ट्रा आ जाए। या फिर मैं ऐसे की करूंगा जिसमें पहले से 3 ही इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑटोमेटिकली वॉइड बन जाएगा स्ट्रक्चर में। तो एक प्रॉब्लम, ये एक अच्छी चीज ये भी हो सकती है। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग मैं दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाता हूं। एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप, ये हटा दो इलेक्ट्रॉन वगैरह, ठीक है? तो इस बार मैंने बच्चों क्या किया, अब ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एक एक में तो मैं मिलाने वाला हूँ आर्सेनिक, और एक में मिलाने वाला हूँ इंडियम। ये तो मैंने बता दिया रेडियस के अलाउंग। तो अब आप बताओ, अगर इंडियम मिलाएंगे तो क्या होगा और आर्सेनिक मिलाएंगे तो क्या होगा? सोच के बताओ। आर्सेनिक, एस्टेटिन, एस्टेटिन, चलो ठीक है, आर्सेनिक मान लो। नाइट्रोजन फैमिली में आर्सेनिक, हाँ ठीक है, एएस। हाँ तो नाइट्रोजन फैमिली में आ गया एएस, ठीक है? फिर कार्बन की अगली फैमिली है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 होंगे, होते हैं। पी भी तो है ना, एस भी तो ऑर्बिटल है बेटा वहाँ पे। एस में 2 और पी में 3। लिखा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? ऐसे नालायकी कर देना, है ना, यही बच गया था। चलो, अच्छा ये ध्यान रखना, ये बेटा पी टाइप एन टाइप से ये मत समझ लेना पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? इनका नाम ही है पी टाइप एन टाइप, होते भी वही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इनका नाम क्या है? पी टाइप और एन टाइप, दिमाग में ये रखना, ठीक है? हाँ, अपनी तरफ से नाम मत बता देना एग्जाम में कि पॉजिटिव टाइप, ये नहीं है, नाम इसका ये नहीं है, होता सब कुछ वही है, लेकिन लिखते इसको सिर्फ पी टाइप, इसको नाम सिर्फ पी टाइप दिया गया, ऐसे उसको नाम सिर्फ एन टाइप दिया गया, लिखते आप एन टाइप ही हो, जानो हरकतें सारी वही करने वाला एन टाइप वाली, ठीक है? तो ये रहा गैलियम, गैलियम ही है ना, जर्मेनियम, आ, इसमें मिलाया गया इंडियम। तो इंडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 3। ये जस्ट पहले वाले लाइन में आता है, बोरोन फैमिली में, बैंगन आलू गाजर इन, है ना, याद है? तो इंडियम उसमें आता है।
3 तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, एक इससे शेयरिंग कर ली, एक इससे कर ली, एक इससे कर ली, पर इसको प्रेजेंट कहाँ रहना है? अपने क्रिस्टल लैटिस में तो रहना है। जर्मेनियम बोला ले लो मुझसे एक इलेक्ट्रॉन और तुम भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लो, इसने मना कर दिया, नहीं कर रहा। कैसे करेगा? है ही नहीं इसके पास। क्या क्रिएट हो गया? वॉइड क्रिएट हो गया एक। जो मुझे चाहिए था इसने बना कर दिया, वो चीज़ हम लोगों ने आर्टिफिशियली डेवलप कर लिया। यहाँ पर 10 करोड़ में से एक था, यहाँ पर मुश्किल से 10 लाख में एक हमने क्रिएट कर लिया। और 10 लाख में से एक बहुत बड़ा रेशो होता है, देखने में लग रहा है छोटा, बहुत बड़ा रेशो है ये। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 लाख में से एक क्रिएट कर दिया। फिर इसके बगल में जर्मेनियम वगैरह रहा होगा, जिससे फिर वापस वही प्रोसेस करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर आगे वॉइड फॉरवर्ड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। अच्छा, इस वॉइड को एक नाम दिया जाता है, इस वॉइड को एक नाम देते हैं होल। होल, ठीक है, ये इस चैप्टर की सबसे गजब की थ्योरी है, होल। ठीक है, अब जरा सोचो बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन की एक कमी है। क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। और बेटा अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस इलेक्ट्रॉन को भरने की जगह को भरने के लिए इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन खींचा। लेकिन आपने तो आज तक ये पढ़ा था कि कोई पॉजिटिव चार्ज ही नेगेटिव चार्ज को खींच सकता है। ये तो नहीं था कोई पॉजिटिव चार्ज, यहां तो एक्चुअली में कुछ था ही नहीं, होल था ना, कुछ भी नहीं था। और अब थोड़ा सा कूलम्स लॉ याद करो, थोड़ा सा पहले कंफ्यूज करता हूँ फिर क्लियर करूंगा। कूलम्स लॉ याद करो, दुनिया के सारे चार्ज का मास होना कंपलसरी है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो इसका मास क्यों नहीं है? इसका तो कोई मास ही नहीं होगा ना, कोई एलिमेंट ही नहीं है तो मास नहीं होगा। ठीक है, तो एक्चुअली बेटा यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज ना होल का नहीं होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस वॉइड का है जहां से जर्मेनियम निकलकर इंडियम आकर बैठ गया है। ठीक है, जब हमने इसको गर्म करके प्रोसेस करके बनाया तो जर्मेनियम की जगह आकर इंडियम आकर बैठ गया उस वॉइड में, इस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई थी। तो यहाँ पर अपन मान सकते हैं कि एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया था। ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसको रियल चार्ज नहीं मान सकते, मान सकते हो एक पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए होल के चार्ज अगर आपसे पूछा जाए होल का चार्ज क्या है तो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज है। बोलोगे कौन सा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? रियल में ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, बट आपको मानना पड़ेगा हमेशा। तो आप दिमाग में ये रखना, सेम जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है वैसे ही होल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और यहाँ से कुछ एब्सेंट था और ऐसा कुछ, तो वो चीज़ बता सकते हो कैसे? क्योंकि इसके लैटिस में से एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ रही थी। ठीक है, तो बेटा अगर यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा? आएगा तो सही नेगेटिव चार्ज, आया ना? तो क्या मैं यहाँ पर अब ये बार बार जर्मेनियम जर्मेनियम बनाऊंगा? लगेगा नहीं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ ले थोड़ा सा। तो फिजिक्स में इस स्ट्रक्चर को हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं। एटम, एटम पे कैसा चार्ज आ गया था? नेगेटिव। एटम पे तो नेगेटिव आ गया था ना, यहाँ पर पॉजिटिव था होल का, ये नेगेटिव, और ये यहाँ पर होल क्रिएटेड, माइनस होल, माइनस और उसके ऊपर होल। ये शो करने का तरीका होता है पी टाइप के सेमीकंडक्टर को। बोलो बात समझ आई? क्लियर? क्या इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेटर है? बिल्कुल बहुत बेटर है, क्योंकि यहाँ पर डोपिंग ज़्यादा होती है। समझ आया? माइनस का मतलब पूरा एक्चुअली में इंडियन का। बेटा वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपन सिर्फ यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए बना रहे फिजिक्स में डायग्राम। रियल डायग्राम ये नहीं है, रियल डायग्राम तो मैंने बोला ना लगभग 10 लाख में एक प्रेजेंट है। तो मतलब माइनस का मतलब जितने बाकी के। हाँ, अपन ये मान के चलते हैं कि नेगेटिव चार्ज हो गया, बात खत्म, आप ज़्यादा सोचो मत बस। ठीक है, मैंने कहानी अगर जानोगे तो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंस होता है जिसकी वजह से सारी कहानी बन रही है। क्यों इतना केमिस्ट्री में लेके जाना है ना? सर्कल होल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उसके ऊपर जो छोटा सर्कल है वो होल रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, और ये एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है बड़ा वाला सर्कल। ठीक है, ये बनाओ फिर एन टाइप पे चलता है। हाँ हाँ, मैं वो चेक कर ले रहा हूँ। हाँ हाँ
बिल्कुल नहीं, डिफेक्ट मतलब सेमीकंडक्टर में डिफरेंस तो बेटा वो था, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, डिफरेंस वो था। लेकिन सेमीकंडक्टर में करंट कैसे ट्रेवल करवाते हैं वो तरीका ये होता है। एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, लिखो। इंट्रेंसिक की है बच्चों, INTRINSIC, इंट्रेंसिक। इंट्रिंसिक, फिजिक्स के टीचरों को स्पेलिंग में दिक्कत आती है, कोई नहीं बचा सकता। INTRINSIC। अब एक्सट्रिंसिक लिख सकते हो, EXTRI। वैसे जर्मेनियम का जो वो होता है, क्या नाम से, एनर्जी गैप रियल में वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम का, बट आपको जानना, याद वाद नहीं रखना है। वैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो क्या बोल रही है, कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर मतलब आप ये कहना चाहते हो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? तो बिल्कुल बेटा, यहाँ पर मैं आपको बड़े अच्छे से इस प्रोसेस को बोल सकता हूँ। एक्चुअली में अगर इस चीज़ को ढंग से समझे तो बिल्कुल कन्वे इसकी तरह जा रहा है, क्या नाम से, कंडक्शन, चार्ज का ट्रांसमिशन, इंडक्शन के थ्रू बोल सकते हैं। देखो एक्चुअली में एक जगह चार्ज क्रिएट होता है, वो दूसरे को खींच पुल करता है, फिर उसको चार्ज बॉडी बना देता है, फिर वापस कंटिन्यू, यही चीज़ तो हो रही है मोशन में। एक जगह से दूसरी जगह चार्ज का ट्रांसमिशन हो रहा है ना, इसलिए। अच्छा, एन टाइप में क्या करना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा आईक्यू लगाओ, क्या करेंगे? मैंने आप लोगों को बाकी तो डाटा बता ही दिया क्या क्या हो सकता है। ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले तो बस यहाँ पर इंडियम की जगह एएस लगाएंगे, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है। और एएस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में? 5। 4 से तो बॉन्डिंग कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, दैट इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, दैट इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बस उसमें क्या करोगे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना दोगे जो करंट फ्लो करवाने में हेल्प करेगा। दूसरी बात, ये वाला स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ उसका, एन टाइप वाला, कुछ खास नहीं है, आसान है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, इसकी थ्योरी मैं भेज दूं आप लोगों को या करोगे खुद? सर आप भेज दो। चलो, मैं, तुम्हारी श्रद्धा है, बाकी मैं अपने बुक से भेज सकता हूँ, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बोर्ड के हिसाब से तुम लोग को मेनली पढ़ना है इस चैप्टर को। बस ये पॉजिटिव और बीच ऊपर क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन, इसको डार्क वो बनाना है ना। और यहाँ पर क्या करोगे, इंडियम की जगह एएस लगा दोगे, और 4 तो ये ऐसे बॉन्डिंग कर लेगा जर्मेनियम से, और एक एक्स्ट्रा इधर बच जाएगा जो क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया गुड़िया, क्या वॉइड, जो वॉइड, नहीं, मैं उससे अच्छा तुम्हें याद दिला देता हूँ, ये वर्ड तुमने पढ़ा था ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में पढ़ा था, कंपाउंड्स में। जब तुम ये पढ़ते हो,
T2G और EG निकालते हो, फिर उनके बाद उनके स्ट्रक्चर बनाते हो ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल। एक्चुअल उनका नाम ही होता है टेट्राहाइड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। बट ये आप लोग के सही बोल रहे हो कि हट गया ये टॉपिक, जो एक्चुअल वॉइड टॉपिक था ना वो सॉलिड स्टेट में हुआ करता था। हाँ तो वो हट गया, इसलिए उन्होंने वॉइड वाला टॉपिक हटा दिया यहाँ से। मतलब उसमें लोकी सीरीज में मुझे ध्यान में, मैंने उसका सेकंड सीजन नहीं देखा अभी तक। अच्छा हो सकता है। उसकी मर्सेंटाइज बहुत बिकी थी वेरिएंट की, वेरिएंट नाम से लोगों ने खूब जैकेट खरीदे थे। चलो डन, क्लियर हुआ। पी टाइप और एन टाइप नहीं हुआ क्लियर? अच्छा अच्छा, मैंने इसमें अंडरलाइन भी कर रखा है आपको, तो लिखने का काम उतना ही करना है, एक बार रीड आउट कर लेना। और थोड़ा सा प्लीज़ जल्दी करो, मुझे थोड़ा सा आगे जल्दी बढ़ना है। ये साइंटिस्ट होते हैं ना बेटा, ये बड़े बेकार होते हैं। पहले एक चीज़ बनाते हैं, फिर उससे दूसरी चीज़ बनाते हैं, फिर तीसरी चीज़ बनाते हैं, ये करके देखे तो क्या होता है, ये करके देखे तो क्या होता है। वैसा ही कुछ करने की कोशिश यहाँ भी की, और देखो अब उन्होंने क्या किया। बना लिया ये। चलो, तो साइंटिस्टों के मन में आई कि हमने पी टाइप बना लिया, एन टाइप मिला लिया, बना लिया, और अगर दोनों को मिला दें तो क्या होगा। तो इन्होंने सोचा ये बनाकर देखते हैं। तो टॉपिक डालो पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, इन दोनों को मिलाकर बना डायोड। बहुत काम की डिवाइस बन गई। पीएन जंक्शन डायोड। तो हमने क्या किया बच्चों, पी को और एन को मिलाया, ठीक है। तो शुरुआत, ये इवोल्यूशन पढ़ रहे हो आप, जैसे बायोम पढ़ते ना इवोल्यूशन ह्यूमंस की, तो वैसे ही इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आप लोग बेटर इसकी जगह, वॉइड की जगह क्या वर्ड यूज करोगे, होल, ठीक है ना। वॉइड यूज मत करना, होल वर्ड यूज करना, दैट इज वेरी गुड। क्योंकि रियल में सोचो, ये भी पता नहीं क्यों इन लोगों ने यूज किया, इतनी सी बात नहीं सोची कि वॉइड बोल तो दिया। ये बताओ वॉइड मतलब क्या था, खाली जगह। और बाकी जगह क्या पानी या हवा भरी हुई थी? बाकी जगह भी तो खाली था, एटम के अंदर सब कुछ खाली था। इलेक्ट्रॉन उस जगह पर था, उसके आसपास में क्या था, खाली जगह तो थी। तो उस जगह को वॉइड क्यों नाम दिया गया? कुछ नहीं था बेटा, एटम के बीच में कहाँ कोई गैप थोड़ी है। एक्चुअली में तो पूरी जगह ही खाली थी, तो एक छोटी सी जगह को वॉइड क्यों बोला गया? एक्चुअली में तो पूरी जगह खाली थी ना, इसलिए। ठीक है, बट जो बताया जाए वो सीख लिया करो, ये मानना साइंस की सबसे पहली थ्योरी है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। पी और एन को मैंने मिक्स कर दिया, तो देखो इधर से तो रखा मैंने एन टाइप, बड़ा अच्छा था ये, माइनस उसके ऊपर होल, माइनस उसके ऊपर होल, फिर माइनस उसके ऊपर होल, माइनस उसके ऊपर होल। लेकिन बच्चों ज़रा देखो, ये वाली लेयर जैसे इसको टच करेगी क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके होल में आके वो नहीं कर देगा, मतलब वो भी फुलफिल ये भी फुलफिल, बोलो दोनों सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। यही इन्होंने किया, यहां पर इसका होल भर दिया उसने इलेक्ट्रॉन ने, और सेम यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसके बाद अगेन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने पता नहीं क्या बना दिया। अब जरा सोचो, ये वो चीज रही नहीं जो चीज मुझे बनानी थी, मैं तो कंडक्टर बनाना चाह रहा था। और बीच में अगर आप ध्यान दो यहां पर, अब ये कुछ भी नहीं रहा, बीच में एक लेयर फॉर्म हो गई जो इंसुलेटर की तरह थी। इस लेयर को नाम दिया गया डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर, ठीक है। ये एक लेयर बन गई बीच में जिसको कहा गया डिप्लेशन लेयर।
बोलो बात समझ आई? हाँ कौन से बेटा? अरे वॉइड नहीं है यार, ये वो नहीं है, होल नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, ठीक है क्लियर? बोलो ये बात समझ आई? सक्षम नींद नहीं आई, तुम्हें भी समझ में आई? पक्का? क्या वो नहीं आया? आ गया ना पक्का? चलो। नहीं सारा नहीं भरेगा, क्योंकि जैसे ही लेयर फॉर्म हो गई, अब क्या ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसमिट होने देगा? कैसे ट्रांसमिट होगा? बीच में एक इंसुलेटर लेयर बन गई ना, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसमिट होगा? सेम यहाँ से ना तो होल इधर ट्रांसमिट हो सकता है, ना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसमिट हो सकता है। अब हुआ क्लियर? तो दोनों तरफ से ट्रांसमिशन, जैसे ये लेयर टच की मैंने, तुरंत एक पोटेंशियल निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा, जिसकी वजह से और एक इंसुलेटर लेयर बन जाएगी। अब ये लेयर ना तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने देगा, ना इस होल्स को इधर मूव करने देगा, तो बीच में एक लेयर बन गई, जिस लेयर को क्या कहा गया? डिप्लेशन लेयर। वर्ड याद रखना, डिप्लेशन लेयर। ठीक है, तो ये बनाओ, फिर इसके आगे चलते हैं। ये डायोड होता क्या है, क्या काम आता है? बना तो दिया हमने, एसी से डीसी में। चलो वो बनाना सीख लेते हैं। थोड़ा सा प्लीज जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हो गया? अब लिखो एक टॉपिक, बायसिंग। बायस, BIAS और फिर ING, बायसिंग। हाँ ये सही है स्पेलिंग, बायसिंग। अब ये बताता हूँ बायसिंग होती क्या है। तो इसमें थोड़ा सा अगर लिखना चाहो तो लिख लो, इट इज द प्रोसेस ऑफ connecting the diode, it is the process of connecting the diode with the cell। अच्छा एक छोटी सी चीज और रह गई बच्चों। अब देखो यार, फिजिक्स में फिर से बार बार क्या इतने बड़े बड़े डब्बे बनाएंगे? साइंटिस्टों को लगा यार बार बार इतने बड़े बड़े डब्बे कौन बना के घूमेगा, कौन बनाएगा बार बार ये पी टाइप फिर एन टाइप, बीच में डिप्लेशन लेयर। इन्होंने बोला एक काम करते हैं, छोटा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इसको पूरे को एक सिंबल की फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं, और इसका सिंबल होता है बच्चों ये। ठीक है, ये कहा जाता है P और ये कहा जाता है N। ठीक है, तो इस डायोड का ये सिंबल यूज करेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो अब देखो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, इससे ये बनाया, फिर इससे ये बनाया, और फिर ये। तो अब मैं ये बनाऊंगा, इसका मतलब समझ लेना ये। और ये आपको देखने में लग रहा होगा कितनी बड़ी चीज बना दी अपन ने, है ना? पता है कितने बड़े साइज में होते हैं ये? आपके पेन के टिप के बराबर। टिप, ओनली टिप, ये साइज होती है, इतनी सी चीज है पीएन जंक्शन। बहुत छोटी सी चीज है ये। एक्चुअली में फिजिक्स की बहुत अच्छी डिस्कवरी थी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप यूज कर रहे हो ना, लाइक आपका फोन वगैरह सब, उन सब का बेस यही है, यहीं से शुरुआत हुई है। कंप्यूटर, ये सब कुछ। क्या हो गया सक्षम? क्या बेटा? किसका साइन होता है ऐसा? अच्छा नहीं, मेरे को नहीं पता, हो सकता है। बस ये नहीं होता शायद उसमें, आगे ये नहीं बना होता। ठीक है, अच्छा और ये ध्यान रखना कि पीएन जंक्शन डायोड के सिंबल में जरूरी नहीं है कि सर्कल बना हुआ है, ये नहीं हो तो भी एक ही बात है, हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। मेन सिंबल ये है, बस ये याद रखना। देखो आप इसको मैं बनाना थोड़ा सा सिखाता हूँ आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन से को पी बोलना, कौन से को एन, क्योंकि मैं खुद इसमें बहुत कंफ्यूज रहता था। ये बताओ, एक सेल बनाया मैंने, इसमें कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव? बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। बस इन लोगों ने इसी को ऐसे जोड़ दिया, और क्या। तो ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया N।
ठीक है, ऐसे सिंबल याद रखना, क्योंकि मैं खुद सच में कंफ्यूज रहता था इसमें, पी कौन सा होगा, एन कौन सा होगा, मुझे बहुत दिक्कत होती थी इसमें। क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं, सिंबल बनाए गए बेटा बस। वाह, ये तो और गजब बुक है यार, सिंबल ही गायब कर दिया। ठीक है, डन। ठीक है, अब बायसिंग प्रोसेस करते हैं बच्चों। बायसिंग क्या है? तो देखो, बायसिंग में आपको बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में सिखाता हूँ। दो टाइप के बायस होते हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों क्लियर कर देता हूँ, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। देखो, मैं एक बार पूरा शुरू से रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ। एक बार मैंने क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी। ठीक है, वीबीटी बोल सकते हो या फिर कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड की थ्योरी से। उसके बाद फिर नेक्स्ट अपने सेमीकंडक्टर के टाइप्स पढ़े, कौन कौन से थे? इंट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक। बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं पी टाइप एन टाइप बोलकर, ये मत करना बेवकूफ। इंट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक मतलब प्योर, एक्सट्रेंसिक मतलब मिक्सिंग, फॉरेन एलिमेंट की मिक्सिंग के प्रोसेस को क्या नाम दिया था? डोपिंग करना। डोपिंग कौन सी करी थी अपन ने? एक पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप के लिए क्या किया था अपन ने? थर्ड ग्रुप वाली की, हाँ, थर्ड कॉलम की इंप्योरिटी मिलाई गई थी पी ग्रुप, पी ब्लॉक में थर्ड कॉलम की इंप्योरिटी। थर्ड होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, हमने वो मिलाया। ठीक है, और एन टाइप में जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अपन ने ये मिलाया। फिर इन दोनों को मिलाकर एक डब्बा बनाया, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड, जिसके बीच में इनके मिक्सिंग पे एक इंसुलेटरी लेयर बन गई, जिसका नाम क्या था? डिप्लेशन लेयर। अब इसके बाद हमने बोला बायसिंग प्रोसेस। बायसिंग प्रोसेस में इसी डायोड को सेल से कनेक्ट करने के प्रोसेस को बायसिंग कहते हैं। एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस, और ये दोनों थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। अगर ये पी, ये एन, ठीक है, पी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और एन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, फॉरवर्ड। ठीक है, और अगर इसको उल्टा कनेक्ट कर दिया तो क्या होता है? रिवर्स। ये हो गया पी एन, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। लेकिन इसमें होगा क्या, ये कहानी समझने वाली है। कनेक्ट करना इज नॉट एक्चुअली में, ये एक्चुअली में मेरी कहानी नहीं थी, मेरी कहानी कुछ और थी। अच्छा, अब यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। एक बार मैं इसको कनेक्ट करूंगा पॉजिटिव को पी से, नेगेटिव को एन से, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले तो ये समझ गए ना, पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस किसे कहेंगे, रिवर्स बायस किसे कहेंगे? फॉरवर्ड बायस में पी को पी से, एन को एन से, रिवर्स में उल्टा कर देना। यही करना है बस। चल, मैंने इस टॉपिक में मेरे सर से डांट खाई थी, इस टॉपिक में पढ़ते पढ़ते ध्यान भटक गया था मेरा, तो मैंने सुना ही नहीं उन्होंने कब क्या बताया फॉरवर्ड बायस, क्या बताया रिवर्स बायस, तो मेरी डांट पड़ी थी फिर। सो जाओ सो जाओ, जैसे आज तुम लोगों को बोलता हूँ ना सो जाओ, वैसे कभी मैं भी सुनता था। चल, तो यहाँ कनेक्ट किया बच्चों मैंने पॉजिटिव टर्मिनल, देखो ये पी टाइप था, पॉजिटिव टर्मिनल, और इधर कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल। देखो यहाँ पर 3 चीजें होंगी। पहला, इधर पहले से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा थी, मैंने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करके और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दी, हाँ या ना? यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम थी, मैंने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करके और डेंसिटी कम कर दी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इधर भी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। अब ये क्या करेगा, इस तरफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो क्या होगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार के लिए तो बढ़नी शुरू हो जाएगी, चार्ज का बैलेंसिंग बिगड़ रहा है, उधर की तरफ बहुत ज़्यादा चार्ज क्रिएट कर दिया, इधर की तरफ बहुत ज़्यादा चार्ज कम कर दिया। या फिर आप ये मान सकते हो इधर की तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया, इधर की तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्या कोशिश करेंगे ये लोग, इस तरफ मूव करने की, और ये एक्चुअली में इस लेयर को तोड़ते हुए इस तरफ मूव कर जाएगा, इस डिप्लेशन लेयर को तोड़कर इस तरफ मूव कर जाएंगे। तो क्या मैं पहली बात ये बोल सकता हूँ, फॉरवर्ड बायस में डायोड बिहेव एज अ कंडक्टर, हाँ कि ना?
और जैसे ही बच्चों चार्ज का ट्रांसमिशन शुरू हो गया, क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड। चार्ज का ट्रांसमिशन होने लग गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रुके हुए चार्ज से क्रिएट होता है ना, बहुत सारा एक जगह चार्ज रुका होता है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता। तो मैं बोल सकता हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस। बोलो यस और नो, बात समझ आई? तो सेकंड वाला समझ। देखो एक्चुअली में जैसे ही बच्चों चार्ज का ट्रांसमिशन हो गया, क्या दो जगह पर रुके हुए चार्ज हैं क्या? इस लेयर ने सेपरेट कर रखा है क्या चार्ज को, अगर ट्रांसमिशन चालू हो गया तो नहीं। और अगर चार्ज एक जगह रुका हुआ नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा कि नहीं? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड दो रुके हुए चार्जेस की वजह से होता है ना क्रिएट, भूल गए क्या? यहाँ पर तो चार्ज मोशन में आ गया, मोशन में आ गया तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। अब भी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ बादल। सर इसमें मतलब पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन बेटा वो इंक्रीज ना बहुत छोटे से टाइम के लिए होता है, कुछ नैनो सेकंड के लिए, तो मुझे काउंट ही नहीं करना उसको। ठीक है, होगा तो सही, बिल्कुल सही कह रहा है वो, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बढ़ रही थी पहले, तब उसने डिप्लेशन लेयर लीव तोड़ा ना। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है वो, लेकिन बहुत छोटे से टाइम के लिए होगा जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात बच्चों, डिप्लेशन लेयर की साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो रिड्यूस होता जाएगा। बिल्कुल वो रिड्यूस होगा। आप ये मत समझना कि पूरी डिप्लेशन लेयर एक साथ टूट गई, ये कोई छोटी सी चीज नहीं है। एक आप एक समझो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये कई हजार किलोमीटर वाली चीज है। जैसे वाटर पाइप होती, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो कितनी बड़ी चीज है ये। तो यहाँ पर मैं दो एटम रख के थोड़ी बना दूंगा, यहाँ पर कम से कम अगर मैं इस साइज में बनाऊंगा, पता नहीं कितने खरब खरब एटम पहुंच जाएंगे। 10⁻23 तो सिर्फ 1 मोल में प्रेजेंट होता है, मालूम है ना। तो इतने सारे एटम्स होंगे तो जरूरी नहीं है पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो जाए, कुछ पार्ट कुछ पोर्शंस टूटेंगे। तो एक्चुअली में कुछ पोर्शंस के डैमेज होने की वजह से ये क्या होगा, नेट डिप्लेशन लेयर रिड्यूस्ड या डिप्लेशन लेयर रिड्यूस। अगेन डिप्लेशन लेयर रिड्यूस तो हुआ ना। मेन बात है कि इस फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा एक और बात बताओ, इसके बाद मैंने सेल बंद कर दिया, फिर क्या होगा? क्या? इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा और वापस से डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज सेल से निकला उतना ही चार्ज सेल में वापस जाएगा, तो बेटा वापस से यहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाएंगे। समझ गए, जितना चार्ज निकला उतने चार्ज को वापस भी जाना पड़ेगा। ये बात पता है ना, इस वजह से ऐसा होगा। अब क्लियर है ये कहानी? ठीक है, बोलो डन। अब इसका अपोजिट अगर मैं रिवर्स बायसिंग करूं तो क्या होगा? बोरिंग चैप्टर लग रहा है क्या तुम लोगों को? अभी तक तो ठीक है ना? हाँ, अगर रिवर्स बायस किया तो क्या होगा बच्चों? डायोड बिहेव एज अ इंसुलेटर। क्यों? मैं रिवर्स बायसिंग करके बता देता हूँ ना। ये लो, इधर लगाया मैंने नेगेटिव टर्मिनल, इधर लगा दिया पॉजिटिव। ठीक है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब सोचो बच्चों, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर से और इलेक्ट्रॉन बुला लेगा अपने पास, उल्टा काम कर दिया आपने, और ये इधर से होल्स को जाके फिलअप करना शुरू कर देगा, तो नेट डिप्लेशन लेयर इंक्रीज नहीं हो जाएगी? और डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो गई तो क्या ये एज अ इंसुलेटर काम करेगा? मतलब अगर रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया तो डायोड बिहेव एज अ इंसुलेटर और डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेज। तीसरी बात, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा। डिस्टेंस क्रिएट कर दिया मैंने चार्जेस के बीच में, और चार्ज की वैल्यू भी बढ़ानी शुरू कर दी है। आगे बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज और डायोड बिहेव एज अ इंसुलेटर। ठीक है, तो अब ये 3 पॉइंट दोनों में लिख लो फटाफट, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में। ठीक है, बस इसके उल्टे लिखने रिवर्स में। मुझे आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी देनी है जल्दी।
हाँ नहीं, पहले एक टॉपिक और, मैं तभी तो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ करने के लिए। नहीं मैं नहीं बोलूँगा, तुम एक बात भूल रहे हो, मैं कुछ नहीं भूलता। हैं? अरे कैसे कैसे बैठी बैठी से बातें कर रहे हो, मैं खुश अच्छा नहीं लगता? भारत का इतिहास रहा है, भारत के इतिहास को उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन लोगों ने शादी नहीं की। वो दुनिया बदल सकते हैं, गलती से शादी कर ली तो टीवी का रिमोट भी नहीं बदल, चैनल भी नहीं बदल सकते, क्या बदलेंगे दुनिया पे? और एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। रतन टाटा सर, फिलहाल कलाम सर का एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग, स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं उनकी बातें नहीं करना चाहता। देखो किसी एक ही इंसान को पूरा हाइप दे देना भी पसंद नहीं है, ठीक है? और कुछ उनके व्यक्तिगत जो मैंने इतिहास पढ़े हैं उस हिसाब से तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बट ठीक है, कुछ चीज़ों का मैं सम्मान भी करता हूँ, कुछ चीज़ों में ये आता है कि आज आप लोग किसी को देशभक्ति के नाम पे अपने साथ कितने लोगों को जोड़ लोगे, एक या दो, 10, 100? उन्होंने पूरे देश को जोड़ दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने उन्हें नाम दिया था वन मैन आर्मी। उन्होंने बंगाल में भड़का भड़का के राइट्स करवाए, ये जाके पूरे राइट शांत करवा दिए अकेले। टैलेंट तो था। नहीं ये अगर तुम चाहो तो बना लो डायग्राम, तो ये वाला बना लो बेटर रहेगा, अगर तुम समझ सको तो ठीक है, वरना ये वाला बना लो। बट एग्जाम में अगर ये आएगा तो दोनों डायग्राम दिखाने पड़ेंगे आपको, डॉट वाला भी और ये वाला भी। अगर मान लो फॉरवर्ड बायस पूछा तो बिल्कुल ये दोनों बनाओगे, रिवर्स पूछा तो भी दोनों बनाओगे, एग्जाम में दोनों दिखाने पड़ते हैं। जल्दी करो बच्चों, टाइम होने वाला है, फिर मैं बता नहीं पाऊंगा। हो गया? टॉपिक लिखो रेक्टिफायर। हाँ, एक्चुअली में ये डायोड का कॉम्बिनेशन से एक डिवाइस बनाता है, उसको रेक्टिफायर कहते हैं। तो रेक्टिफायर के लिए लिख लो क्या काम आता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है? पहला लिखो इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर। स्केल है आप सबके पास? इस डायग्राम में स्केल की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है? जब बताऊंगा मैं ग्राफ बनाने के लिए, वहां पर स्केल यूज करना। चलो पहले हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं। देखो बच्चों, इसमें बोर्ड के जब पेपर आएगा ना, उसमें इसमें ना डायग्राम के नंबर मिलते हैं, याद रखना। इस चैप्टर में डायग्राम के अच्छे खासे मार्क्स हैं। और जैसे मैंने बताया अभी कि फिलहाल ये दो बनाने पड़ेंगे डायग्राम, अगर इसका क्वेश्चन आता है। वैसे रेक्टिफायर में मैं तो एक डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन आपको बोलूंगा 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक है? हाँ 3 डायग्राम बनाने पड़ते हैं एग्जाम में। देखो अब कौन से डायग्राम। सबसे पहले तो ये क्या डिवाइस है बच्चों, अगेन एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। चाहो तो बना सकते हो मेरे साथ डायग्राम। हाफ वेव रेक्टिफायर, ये क्या बनाया बच्चों मैंने, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है मेरे एक डायोड,
डायोड कनेक्टेड है एक लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस मतलब कुछ भी जो आपके घर पे प्रेजेंट होता है, दैट इज लोड रेजिस्टेंस। चलो एक बार समझे, समझ ले। देखो मैंने क्या किया बच्चों, एक एसी सोर्स था उससे ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया, ट्रांसफार्मर से मैंने वोल्टेज कंट्रोल किया। क्यों? क्योंकि बेटा डायोड की हर डायोड जिस हिसाब से डिजाइन किया जाता है उसमें उतना ही वोल्ट दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा वोल्ट दे दिया तो डायोड फूक जाएगा, ठीक है, डायोड किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो हम लोग एक फिक्स वोल्टेज देते हैं, तो इसलिए मैंने इसके वोल्टेज कम या ज़्यादा जो भी मुझे करना था मैंने किया ट्रांसफार्मर से। फिर देखो अब ये पहला डायग्राम आपका ये होगा, अब दूसरा डायग्राम मैं बना रहा हूँ वो होगा। अब एसी बच्चों क्या करता है, 1 सेकंड में 50 बार प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है। तो लेट अस सपोज अ सिचुएशन वेयर ये वाला साइड प्लस था और ये वाला साइड नेगेटिव था, तो बताओ ये वाला साइड भी पॉजिटिव और ये वाला साइड भी नेगेटिव होगा, आया ना? और ध्यान दो ये वाला कौन सा था, P, ये था N डायोड का, और P अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है फॉरवर्ड बायस बन गया, और फॉरवर्ड बायस मतलब बिहेव एज अ कंडक्टर। मतलब मैं सबसे पहले ये ग्राफ अगर बनाता हूँ, ये ग्राफ आपको बनाने हैं स्केल से, ठीक है, तो फिलहाल मैं बना रहा हूँ, आप लोग देख लो पहले एक बार। इनपुट वेव बना रहा हूँ, ये इनपुट करंट था, है ना, आई इनपुट, ठीक है, ये आई इनपुट था एसी का। अब बना रहा हूँ आउटपुट वेव, तो आप स्केल से कैसे बनाओगे, इसमें ये चीज डॉट 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 करके एग्जैक्टली इसके नीचे बनाना है आप, ठीक है, एग्जैक्टली इसके नीचे बनाना है इस तरीके से। ठीक है, एग्जैक्टली बनाएंगे। चलो अब इधर देखो एक बार, तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, ऊपर पॉजिटिव था, जब फॉरवर्ड बायस की तरह काम किया इसने, करंट को शांति से जाने दिया, जाओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश रहो। तो यहाँ से करंट निकला, करंट निकला और यहाँ पर पहुंच गया। बोलो समझ आई बात? फिर सेकंड, अब तीसरा डायग्राम बनाओगे, दो हो गए डायग्राम, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब दूसरे डायग्राम में क्या होगा, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो ये तो हो गया नेगेटिव नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखो बच्चों, ये हो गया नेगेटिव पी से कनेक्ट, पॉजिटिव एन से कनेक्ट, कौन सा बायस, रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस बिहेव एज अ इंसुलेटर, मतलब ये करंट को जाने नहीं देगा, घूमो एंजॉय, करंट गया ही नहीं। फिर वापस बन गया ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो क्या करेगा, फिर से करंट को पास करना अलाउ कर देगा, कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो अगर आप ध्यान दो बच्चों, तो इसने पॉजिटिव डायरेक्शन के तो करंट्स को आने दिया, नेगेटिव डायरेक्शन के करंट को नहीं आने दिया। तो क्या करंट नेगेटिव में जा रहा है, नहीं, तो दिस इज नोन एज डायरेक्ट करंट। और इसने सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव को ही कन्वर्ट किया, इसलिए नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसको डीसी क्यों बोल दिया आपने, क्या हम डीसी ऐसे काम में लेते हैं, नहीं, हम इसको एक्चुअली में इंडक्टर कॉइल से कनेक्ट कर देते हैं आगे। हाँ, अभी मैं समझाऊँ, देखो यहाँ पर समझो, एक्चुअली में हम लोग जो अपने मोबाइल में यूज करते हैं वो ये यूज नहीं करते, इसको आगे एक इंडक्टर कॉइल से कनेक्ट कर देते हैं। इंडक्टर कॉइल क्या करता है, ना तो सडनली करंट को कम होने देगा, ना ही सडनली इंक्रीज होने देगा। तो यही वेव एक्चुअली में, ये अगला डायग्राम आपको बनाना नहीं, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये करंट एक्चुअली में मुझे कुछ ऐसे मिलने लग जाएगा, ठीक है, एक्चुअली में ऐसे मिलने लग जाएगा अगर इंडक्टर कॉइल से कनेक्ट किया, बट आपके सिलेबस में इंडक्टर कॉइल से कनेक्ट करना नहीं है, तो ये वाली लाइन मत बना, ठीक है बेटा। रेक्टिफायर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को रेक्टिफायर का है, ट्रांसफार्मर प्लस डायोड के कॉम्बिनेशन को रेक्टिफायर का है, ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो। हाँ बादल, बीच में क्या है, कहाँ पर बीच में क्या है बेटा, दोनों के बीच में ये डॉटेड लाइंस, ये वाला तुम, ये दोनों लाइंस, हाँ बेटा ट्रांसफार्मर के बीच में कोर आयरन कहते हैं इसे। ट्रांसफार्मर का डायग्राम ये चारों मिलाकर होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का डायग्राम यही होता है। अच्छा ये क्या था बच्चों, आई आउटपुट, ठीक है।
फटाफट नोट करो, फिर मेरे को फुल वेव रेक्टिफायर और करवाना है जल्दी जल्दी जल्दी, 18 मिनट बचे हैं। नहीं एक ही ट्रांसफार्मर, दो क्यों है? डायग्राम ये 3 बार बनाने होंगे आपको, तो एक बार मैंने समझा दिया आप लोगों को। वैसे अगर आप लोग चाहो तो मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड करूंगा, तो वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग हम याद किया तो अपलोड कर ही दूंगा। तो आप लोग फिलहाल तो एक बार डायग्राम बना लो, और मेन है ये डायग्राम वेव फ्रंट जो बनाया अपन ने। ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। क्या ये 3 बार बनाने हैं? एक बार कंस्ट्रक्शन शो करने के लिए बिना पॉजिटिव नेगेटिव के, एक बार ऊपर पॉजिटिव एक बार नीचे नेगेटिव, और फिर दोबारा दूसरे में उल्टा। तो बनाना ऐसे होगा, बट अभी आप लोग अपने हिसाब से इंडिकेट कर लो कैसे घर जाके बनाओगे डायग्राम। पेपर में 3 बार बना के दिखाने पड़ेंगे। मैं भी तो कर रहा हूँ, इस चैप्टर में डायग्राम के मार्क्स हैं। ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया आज? कम ही पढ़ा है ना? हटा दूं? अरे वाह, हो गया सबका। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखो फुल वेव रेक्टिफायर। बनाओ फुल वेव। ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। ये है डायोड D1, ये है डायोड D2। समझते हैं इसकी वर्किंग क्या होगी। ठीक है, लेट अस सपोज बच्चों सबसे पहले ऊपर बन गया पॉजिटिव और नीचे बन गया नेगेटिव। इसको जरा ध्यान से समझना, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये तो क्लियर है। अब देखो बच्चों, ये बीच में मैंने क्या बनाया ट्रांसफार्मर के, ये बच्चों एक पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो बीचों बीच में अगर मैं देखूं, तो क्या अगर ये हायर पोटेंशियल पे है तो इसके लिए ये एज अ लोअर पोटेंशियल होगा, यस और नो? और इसके लिए एज अ हायर पोटेंशियल होगा। मतलब मैं इसको अपने हिसाब से समझने के लिए ये बोल सकता हूँ कि अगर ये नेगेटिव, तो इसके लिए ये पॉइंट कैसे काम करेगा, एज अ पॉजिटिव, और इसके लिए ये कैसे काम करेगा, एज अ नेगेटिव। अगर ये बात ऐसे नहीं समझ आ रही तो मैं 3 बच्चों को खड़ा करता हूँ यहाँ पर, और लेट दिस इज ए बी एंड सी, ये 3 बच्चे हैं। तो मैं अगर बोलूँ बी की हाइट ए से क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। लेकिन सी से नेगेटिव। ये बेटा बी है, ये ए और ये सी, जैसे भी आप समझो। ठीक है, तो एक के लिए तो ये एज अ पॉजिटिव काम कर रहा है, दूसरे के लिए ये एज अ नेगेटिव काम करेगा। बोलो क्लियर हुआ? अब देखो मान लो ऊपर पॉजिटिव ये बन गया फॉरवर्ड बायस, करंट यहाँ से निकला आराम से गया लोड रेजिस्टेंस से वापस आ गया, कोई टेंशन नहीं, मस्त। यहाँ से नेगेटिव जैसे गया टकराया, डायोड बिहेव एज अ इंसुलेटर। तो मैं दोनों का डायग्राम बनाता हूँ, D1 के और D2 के। ये डायोड D1, ये डायोड D2। तो बेटा जब करंट ऊपर से जा रहा था, डायोड D1 में करंट जा रहा था, आया ना? तो इसमें करंट गया और इसमें करंट नहीं गया, कोई प्रॉब्लम?
फिर अब दोबारा बेटा एक बार समझ लेते हैं, फिर तो कर ही लेंगे पूरा डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बन गया बच्चों, ये बन गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव, और ये दोनों हो गए नेगेटिव नेगेटिव। बोलो क्लियर। अब इस बार क्या होगा, ये एज अ फॉरवर्ड बायस काम करेगा और ये एज अ रिवर्स बायस काम करेगा। तो इस बार इससे तो करंट जाएगा, ऐसे गया करंट घूम के और ऐसे रिटर्न आ गया, लेकिन क्या इससे जाएगा, नहीं जाएगा। तो मतलब इस बार ये वाला करंट तो ट्रेवल करेगा, ये वाला फर्स्ट वाला नहीं करेगा। मतलब कि इस बार करंट कुछ ऐसे जाएगा। किसी के दिमाग में ये बेवकूफ़ी भरी हुई बात आ रही है कि सर इसको नीचे क्यों नहीं बनाया, ऊपर क्यों बनाया? नहीं, आप इसमें मेन कहानी ये समझो कि बेटा मैंने एक तरह से करंट की डायरेक्शन घुमा दी है। आप इस चीज़ को ऐसे समझो, ठीक है। और आप ऐसे समझो कि भाई करंट तो एक ही डायरेक्शन, देखो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव आप कैसे बोलते हो, फ्लोइंग की कंडीशन से ही तो बोलते हो। फ्लोइंग तो देखो दोनों केस में सेम ही तरफ से लोड रेजिस्टेंस में, इस बार भी करंट यहीं से आ रहा है, दूसरी बार भी करंट यहीं से आ रहा है ना। पहली बार में करंट यहाँ से गया था ऐसे घूमकर रिटर्न आया, दूसरी बार में करंट यहाँ से गया ऐसे घूमकर फिर रिटर्न आया। लोड रेजिस्टेंस में तो सेम डायरेक्शन में करंट दिख रहा है ना मुझे, तो इसलिए मैंने क्या बोला प्लस। और क्या इसी को रिपीट कर दो अब दोनों में, तो अगली बार फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से, ऐसा। तो अगर मैं ओवरऑल आउटपुट बनाऊं बच्चों, तो ओवरऑल आउटपुट मेरे को कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके से। देखो बस दोनों को मिलाकर बना दो। तो इस बार बोलूंगा आई आउटपुट कैसा मिल रहा है बच्चों, ये बन गया हमारा आई आउटपुट। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसमें मिला लूंगा, है ना। गुड न्यूज दे दूं, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। ठीक है, ये था गुड। एक छोटा सा टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, वो पढ़ाया नहीं है। हाँ, वो मैंने पढ़ाया नहीं अभी, और वो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, उसमें सिर्फ डायग्राम देना है आपको, बनाना है और याद करना है। दैट इज वी आई करेक्टरिस्टिक कर्व। बाकी वैसे चैप्टर खत्म। हाँ बादल। सर हम्म सर इसमें जब ये जो डायग्राम है, इसके नीचे वाले में जो है T2 में, हम्म इसमें करंट पॉजिटिव। क्या बेटा इसमें, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। क्या बोल रहे, मैं सुना नहीं। नीचे नहीं आएगा, नहीं बोला क्या बादल, नहीं समझ नहीं आया उसमें नीचे फिर क्या। नहीं चप्पल, सर, मैं समझ गया। चप्पल पढ़ने के बाद तुमने क्या बोला, समझ ही नहीं आया। नहीं सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था पॉजिटिव। चल चल। मैं बता रहा हूँ ना बेटा, रेजिस्टेंस में तो फाइनली एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना, तो अपने डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को ही तो बोला था। हो गया बस खत्म है।